ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं यहाँ पर एक बहुत ही विशेष वार्ता करने के लिए आया हूँ। उम्मीद है आपको वार्ता अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में जाते जाते महागणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद पाइए। मित्रों, मैं एक देखिए चर्चा कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि बहुत से ज्योतिषी बता रहे हैं, भविष्य वक्ता बता रहे हैं और बार बार जगह जगह बहुत से चैनल से भी आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि 2024 में बड़ा संकट आने वाला है, मतलब कठिन समय आ रहा है, खास तौर से भारतवर्ष के लिए, हिंदुस्तान के लिए। हम तो ये समझ रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये शायद दुष्प्रचार है लोगों का, जो कि बीजेपी के कार्य से खुश नहीं है या मोदी के कार्य से खुश नहीं है। शायद उन व्यक्तियों का, उन पार्टियों का, उन ज्योतिषियों का, उन चैनल के एंकर्स का एक दुष्प्रचार है। हमारी तो यही राय है, क्यों हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, बरसों से। अब हमारी उम्र 81 साल की हो गई, कितनी बार सुना है हमने कि विश्व का अंत हो रहा है, अब ये कैलेंडर का अंत हो गया, तो ये फलानी सभ्यता अंत हो गई, तो ये हो गया। कब से सुन रहे हैं आप, धरती हिलेगी, अब ये होगा, फलाना होगा, और सुनते सुनते कान पक गए कि अब ये सारे लोग चढ़ के पहाड़ों पर चले गए हैं ऊपर ऊंचाई पर और दुनिया का अंत होने वाला है। ये तो हम मानते हैं साइंटिफिक रूप से कि अभी आगे आने वाले टाइम में थोड़ा ग्लेशियर्स मौसम के चेंज होने से, यानी ये तो सही है कि इतना ज़्यादा एयर कंडीशनिंग वगैरह हो रही है, जितना ज़्यादा इतनी गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जो गैसेस जो हैं विश्व को वार्म कर रही हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर्स जो है पहाड़ों से पिघलना शुरू हो जाएंगे, यानी बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी। और इतनी बर्फ़ जमा है, इतना ग्लेशियर्स इतने पहाड़ों पर कि वो बर्फ़ पिघल करके समुद्र का तल ऊंचा कर देगी। देखिए, समुद्र जो है मर्यादा वाला है, समुद्र की गहराई, यानी पानी ऊपर नहीं बढ़ता, लहरें आती हैं, वो सब सही है, ज्वार भाटा होता है, चंद्रमा के उससे आता है, लेकिन समुद्र का तल जो है वही रहता है, मर्यादा में है। लेकिन अब जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बर्फ़ पिघलेगी, तो समुद्र का तल थोड़ा सा ऊंचा होगा, और जो कोस्टल एरिया हैं, कोस्टल शहर हैं, उनका समुद्र का तल ऊंचा होने से पानी बढ़ेगा, तो विश्व के कई शहर जो कोस्टल एरिया में हैं, जो समुद्र के किनारे पे हैं, वो डूब सकते हैं, जैसे कि पहले भी डूबे हैं। जैसे कि आप देखिए, रामेश्वरम का जो पुराना मंदिर है, जो कि पानी में डूब चुका है। अब ये तो नया मंदिर आगे बनाया गया, लेकिन जो भगवान राम ने स्थापित किया होगा, जहाँ मंदिर बना होगा, वो तो समुद्र के अंदर चला गया। और जैसे राम सेतु भी समुद्र के अंदर है, पत्थर दिखते हैं लेकिन अंदर है, जबकि सेतु तो ऊपर था, राम की सेना तो ऊपर गई होगी चल के श्रीलंका, लेकिन अब जो नीचे चला गया, इसका मतलब समुद्र तल पानी ऊपर बढ़ा, कुछ डूबा। देखिए, द्वारकापुरी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने डुबाई। यादव जो वंश सब खत्म हुआ लड़ के आपस में, द्वारकापुरी का मंदिर। अभी देखिए, जो समुद्र के अंदर जो देखिए जो बाउंड्रीज निकली हैं और बिल्डिंग अंदर निकली है, वो पुरानी द्वारकापुरी निकली है। द्वारकापुरी बाहर नई बनी हुई है, सब मंदिर नया बन गया, लेकिन पुराना जो अंदर ये देखा गया खुदाई में या अंदर गोताखोरों ने पता लगाया कि पुरानी द्वारकापुरी बाउंड्री सब कुछ नीचे है, महल सब, वो कैसे है, वो भी समुद्र से डूब गया। ये तो है नहीं वो समुद्र खींच के ले गया उनको। समुद्र के अंदर तो कोई चीज़ जाती है, समुद्र एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो तो किनारे पे उसको बाहर फेंक देता है, सब ठीक, अपने अंदर कुछ नहीं लेता है वो। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पूरा शहर अंदर चले गए, तो वो कैसे चले गए? वो समुद्र ही बढ़ के आगे तक आया और पुराने शहरों को, मंदिरों को, सबको अंदर पानी में डूब गया। तो ऐसा तो संभव है आगे भी आने वाले टाइम में कि कुछ कोस्टल एरियाज, कुछ शहर जो बिल्कुल समुद्र के अंदर ही बसे हुए हैं, समुद्र ही है, समुद्र तल किनारा। दुनिया में, पूरे दुनिया में बहुत से ऐसे शहर हैं
जो कि समुद्र के बिल्कुल किनारे बसे हुए हैं, उनको हानि हो सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ जो ये डराते हैं लोग बाग। और अभी जो मैंने और ख़ास बात बताने वाला हूँ, अभी कह रहा हूँ कि देखिए जो भविष्य मलिका जो बताया गया है, भविष्यवाणी है, यानी संत अच्युतानंद ने उड़ीसा में जो एक भविष्यवाणी एक भविष्य मालिका पुस्तक में प्रकाशित हुआ है उड़िया भाषा में, कि 2024 से लेकर 2030 तक का 6 साल का टाइम वर्ल्ड वार तृतीय का टाइम, यानी इतने लंबे, जैसे वर्ल्ड वार द्वितीय चला इतने साल तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, ऐसे थर्ड वर्ल्ड वार होगा जिसमें हिंदुस्तान और चाइना का इन्वॉल्वमेंट होगा। और कहते हैं कि वो बहुत लंबा चलेगा, 6 साल तक चलेगा। एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें काफ़ी विध्वंसकारी रहेंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये 2024 में जब शनि जो है कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में आएंगे, तब से ऐसा शुरू होगा। तो ये भी पंडित लोग कह रहे हैं कि भाई मीन राशि में शनि जल्दी आ जाएंगे। यार कैसा ऐसा हो सकता है? शनि की अपनी चाल है, अपनी गति है, अपनी वेलोसिटी है। और राशियाँ क्या है? सितारों का समूह है जो बांटा है पूरा 360 डिग्री को, अपने पूरा आकाश मंडल को बांट दिया है 30-30 डिग्री में। और वो जो राशियों का समूह है, वो सितारों का जो समूह है, एक राशि को डिफाइन कर दिया आपने। तो अभी इस राशि में 30 डिग्री के अंदर शनि थे, और ये आगे बढ़ते बढ़ते अगली यानी मीन राशि में आएंगे। तो वो कहते हैं कि साहब शनि अपने टाइम से पहले मीन राशि में घुस जाएंगे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? शनि की अचानक क्या गति बढ़ जाएगी? ऐसा कैसे होगा? देखिए फोर्सेस जो है धीमे तो हो सकते हैं, डिस्टेंस दूर चला गया तो उससे फोर्सेस कम हो गए, डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पुल कम हो जाएगा डिस्टेंस से 1/r² से। तो ये मान लिया मैंने, जब फोर्स कम हो गया तो वेलोसिटी का भी फर्क पड़ता है, जो घूमने की रिवॉल्यूशन की वेलोसिटी है वो कम तो हो सकती है, पर ज़्यादा तो तब होगी वेलोसिटी जब फोर्स बढ़ जाए एकदम। तो एकदम से गुरुत्वाकर्षण का फोर्स बढ़ कैसे जाएगा? डिस्टेंस दूर, अच्छा जब जो मैक्सिमम हो सकता है वो डिस्टेंस पास आने से हो सकता है, तो वो तो पास जितना शनि का डिस्टेंस है उतना है ही अर्थ से। तो अचानक से शनि दौड़ पड़ेंगे क्या? दौड़ के एकदम मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे? तो ये बात कुछ जमती नहीं। शनि तो मीन राशि में जाएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, 29 मार्च 2025 को ही जाएंगे। पर ये कहा जा रहा है कि 2024 में आ जाएंगे और विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और हिंदुस्तान का डेवलपमेंट हो जाएगा और इलेक्शन नहीं होंगे आगे। यानी जो आदमी इस समय प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वही बना रहेगा, क्योंकि एक तरह से इंटरनल एक्सटर्नल इमरजेंसी लग जाएगी। ये सब कहा जा रहा है। भविष्य मलिका की पुस्तक कह रही है कि ये, और उसमें साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि आखिरी प्रधानमंत्री कोई योगी होगा और योगी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाएगा। भाई मैं ये सब नहीं मानता हूँ। देखिए आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, चाहे भविष्य मलिका हो चाहे कुछ किताब हो। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए 2024 से लेकर 30 तक चाइना जो है 13 मुस्लिम कंट्रियों से मिल करके, क्योंकि चाइना में इतनी ताकत नहीं है जो मुस्लिम कंट्रियों से मिलकर लड़ेगा। हिंदुस्तान से 13 मुस्लिम कंट्री भी शामिल हो जाएंगे और चाइना से लड़ाई होगी फिर काफ़ी टाइम तक। उसके बाद में जो अंत जब होगा तो हिंदुस्तान विजयी होगा, भारतवर्ष विजयी होगा और चाइना के कई टुकड़े हो जाएंगे। चाइना टूट टूट के अगले हिस्से बढ़ जाएंगे। भाई मैं तो नहीं समझता हूँ। ये सब अभी कह रहे हैं कि साहब चाइना ने नया नक्शा छाप दिया, अपना बॉर्डर पे अपना क्लेम किया। ये तो 62 में किया था उसने। तब आप जो है बहुत दुर्बल थे, कमज़ोर थे, आपकी सेना बहुत कमज़ोर थी। बल्कि उस समय कृष्णा मेनन थे डिफेंस मिनिस्टर, या नेहरू जी के टाइम में होते कह रहे थे कि सेना खाली बैठी हुई है, कुछ काम नहीं करती है, इससे खेती कराओ। बेकार है सेना को रखना, कोई लड़ाई तो हो नहीं रही, युद्ध तो हो नहीं रहा है। और हमारी सेना खाली बंदूकों से लड़ती थी, राइफल भी ढंग की बोल्ट सिंगल बोल्ट वाली राइफल होती थी, खींचो कारतूस डालो चलाओ, तो उससे युद्ध लड़े जाते हैं। जब आप सेना को कह रहे हैं कि खेती कराओ, पहाड़ों में जहाँ सेना जहाँ रहती है वहीं बैठ के खेती करे, क्यों? सेना पड़ी पड़ी खा रही है, पैसा खर्च हो रहा है, काम तो कुछ कर नहीं रही। ये सब उस समय कांग्रेस के मंत्रियों के विचार थे। 62 में
उसका नतीजा निकला कि बहुत बुरी तरह से आपको परास्त होना पड़ा और आपका हिस्सा चाइना छीन ले गया, कुछ अक्साई चीन वगैरह का एरिया, और कुछ उससे पहले पाकिस्तान की ले चुका था, जिसको POK कहते हैं आप, कि उस समय भी हमारी सेना को ऑर्डर नहीं मिला, रोक लिया गया। तो ये तो मैं मान सकता हूँ। अगर अब तो देखिए हमारी सेना बहुत अच्छी तरह से मॉडर्न है, बहादुर है, तो ये तो सब धमकाने वाली बातें हैं कि चाइना ने नक्शा नया छाप दिया है और अब जो है ये होगा, वो होगा, न्यूक्लियर वार होगा। लेकिन देखिए चाइना भी जानता है कि न्यूक्लियर वार होगा तो ख़त्म वो भी हो जाएगा, क्योंकि एक देखिए एटम बम जब चलता है, अभी देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर जो चले थे, उनके अवशेष अभी तक रेडियो एक्टिविटी के आ रहे हैं, जो कि बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं, म्यूटेशन से सब डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं, और अभी तक सारा रेडियो एक्टिविटी का असर आ रहा है। तो जो रेडियो एक्टिविटी का फॉल आउट जो होता है उससे, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी से जो टेम्परेचर जनरेट होता है, वो रेडियो एक्टिविटी, न्यूट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, गामा रेज खास तौर से, जो गामा रेज जो डीप पेनिट्रेटिंग पावर जिनकी है, बहुत दूर तक जाते हैं, और हीट जनरेटर, एक मतलब फिशन से 200 MeV एनर्जी जनरेट होती है। वो जनरेट हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, फ्रैगमेंट्स जो होते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स, और वो काफ़ी तेज़ी से चलते हैं फिशन फ्रैगमेंट। और देखिए न्यूट्रॉन जब बॉम्बार्ड एक्सप्लोजन होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, फिशन रिएक्शन का वो मल्टीप्लिकेशन, एक न्यूट्रॉन ने 2 या 3 न्यूट्रॉन पैदा कर दिए फिशन में, डिपेंड करता है कि रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट क्या निकला। वो फिर 3 न्यूट्रॉन फिर फर्दर एक न्यूट्रॉन 3 पैदा करेगा, तो एक तरह से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और ये चेन बन जाती है, इतने लाखों मिलियंस और बिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन पैदा हो जाएंगे, और वो इतना फिशन रिएक्शन देंगे कि इतनी एनर्जी पैदा होगी, इतनी रेडियोएक्टिविटी पैदा होगी, तो जो इसमें पहल कर लेगा वो दूसरे देश को तबाह कर देगा। उसके बाद भी इतना बड़ा कंट्री देखिए, एक बम में तो ख़त्म नहीं हो सकता है, तो दूसरा कंट्री भी न्यूक्लियर पावर वाला है, वो भी तुमको ख़त्म कर देगा। इसलिए हर कंट्री न्यूक्लियर वार शुरू करने से पहले 1000 लाख बार सोचेगा, क्योंकि उसका भी अंत हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि न्यूक्लियर वार होगी। न्यूक्लियर वेपन्स केवल डराने के लिए हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए, हम पे कुछ है। न्यूक्लियर वार मैं नहीं समझता हूँ कोई मूर्ख कंट्री होगा जो कि मूर्खता की हद करेगा, वो न्यूक्लियर वार करेगा, जैसे कि पाकिस्तान कर सकता है। वहाँ हम नहीं समझते, वहाँ सब तरह के लोग हैं, मूर्खता की हद भी पार कर सकते हैं। जैसे एक ज़माने में वाजपेयी के टाइम में कहा था कि उसमें अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान पर एटम बम है, वो आप पे हमला कर सकता है, तो वाजपेयी ने कहा था कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, ये मैं दावा करता हूँ। तो वही बात है। इसलिए कोई भी, अब देखिए यूक्रेन का और रशिया का इतने दिन हो गए बाहर होते होते, इतना रशिया इतना बहादुर है, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कितना बहादुर है, एक अपने छोटे से हिस्से को यूक्रेन पे अब तक कब्जा नहीं कर पाया। क्यों न्यूक्लियर वार नहीं करना चाहता है। न्यूक्लियर वार में तो सब खत्म हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर वार में अगर एटम बम का आपने इस्तेमाल किया तो फिर दूसरे कंट्री जिन पे एटम बम है वो मदद कर सकते हैं मरने वाले हारने वाले कंट्री की, और फिर तबाह हो जाएगा रशिया भी। इसलिए कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वार करने से पहले मिलियंस टाइम सोचेगा, क्योंकि उसका खुद का खात्मा होना है। तो मैं नहीं समझता हूँ भाई ये सब भविष्यवाणी कि ये 13 मुस्लिम कंट्री से मिलकर चाइना हिंदुस्तान पे हमला करेगा, और फिर कहते हैं अच्युतानंद जो उड़ीसा के उड़ीसा का जो मंदिर है उस पर सीढ़ियों तक पानी भर जाएगा, यानी वो इतना डूब जाएगा मंदिर। उसके अलावा फिर तब कल की भगवान पैदा होंगे, जो संबल तो अलीगढ़ के पास ही जो है, बदायूं की तरफ संबल जो है, जहाँ पर कल की महाराज का ऑलरेडी मंदिर है, और हमारे जो कांग्रेसी प्रवक्ता हैं जो वहाँ उसके आचार्य जी, उसको मंदिर के वहीं रहते हैं, वो देखभाल करते हैं। तो कल की महाराज का कब होगा आगमन, उनके जन्म का इंतजार बरसों से दुनिया कर रही है कि कल युग में। और कल की महाराज आके क्या करेंगे भाई, जब न्यूक्लियर बम विस्फोट हो जाएंगे तो कल की महाराज क्या करेंगे, मैं नहीं समझता हूँ। तो ये सब हमारे मन की कल्पना है कोई।
वो उन कल्पना, जब मिसाइल युद्ध होगा और न्यूक्लियर युद्ध होगा तो घोड़े पर सवार कल्कि महाराज तलवार लेके जो दिखाते हैं उनका चित्र वो आएंगे, उससे क्या होगा? हाँ, वो फूंक मार के दुनिया को ख़त्म करना है कि भगवान में तो अजीब शक्ति होती है, वो अलग बात है। पर मैं नहीं समझता हूँ भाई ये सब डराने वाली बात है। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, न ही युद्ध होने वाला है अभी निकट भविष्य में, न ही भारतवर्ष का अंत होने वाला है, न ही चाइना का अंत होने वाला है। ईश्वर पर विश्वास रखिए। और देखिए, और मैं बता रहा हूँ एक, ये जो कह रहे हैं कि साहब मोदी ही अंतिम होंगे और इलेक्शन नहीं होंगे, ये सब मैं बता रहा हूँ। देखिए, मोदी जो भी है, मोदी या योगी जो भी रहेंगे, भाई इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? ऐसा कौन कर सकता है? इलेक्शन को कौन रोक सकता है? संविधान बदल दीजिए तब भी नहीं ऐसा हो सकता। इतना बड़ा मुल्क है, इतने यहाँ इतने प्रदेश हैं, इतने प्रांत हैं, इतनी सरकारें हैं, इतनी पार्टियाँ हैं, वहाँ एक मोनोपोली किसी कैसे चल सकती है? मित्रों, घबराए नहीं, डरे नहीं, परेशान न हो, सब ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ, चाहे भविष्य मलिका हो, चाहे भूत मलिका हो, चाहे कोई मलिका हो, मैं नहीं समझता हूँ ये सब सच होने वाला है। आप निश्चिंत होकर के अपना जैसा कर्म कर रहे हैं ईश्वर में विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा है, भविष्य बहुत उज्जवल है, कोई परेशान होने की, कोई घबराने की बात नहीं है। मित्रों, मैं भी यहाँ विराम ले रहा हूँ। नमस्कार।